नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आपकी सलाह प्रोग्राम का ये मैं 29वां पार्ट बना रहा हूं और अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको केस से संबंधित प्रैक्टिकल नॉलेज देता हूं और साथ ही साथ ऐसे लोग जो झूठे केसों से प्रताड़ित थे, उन लोगों ने क्या करके अपने केस में अपना बचाव किया, वो लोग आपको क्या सलाह दे रहे हैं, इन्हीं से संबंधित आप लोगों को जानकारियाँ देता हूँ। तो अगर इसके पहले के पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको एक आपकी सलाह नामक प्लेलिस्ट मिलेगा। आप वहां से जाके इसके पहले के सारे पार्ट्स देख सकते हैं। इन पार्ट्स को भी देख के आपको काफी अच्छा नॉलेज मिलेगा और काफी मोटिवेशन मिलेगा और साथ ही साथ आप ये भी समझ सकेंगे कि अगर आपके ऊपर भी झूठा मुकदमा हुआ है तो आप उन मुकदमों में कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली समझ में आएंगी, तो उन वीडियोज को भी आप लोग जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ मैं आपसे एक और चीज बताना चाहता हूं कि मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है। जब भी मुझे लाइव आना होगा तो मैं उसी चैनल पे अपने लाइव आया करूंगा। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी मुझे लाइव आना हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरे लाइव को ज्वाइन करके जो भी आपकी समस्या है लाइव में मुझसे पूछ सके और मैं उसका आपको सॉल्यूशन बता सकूं। आज की जो मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूं वो हमें एक हस्बैंड ने लिख के भेजी है और हस्बैंड ने हमें अपने स्टोरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज के बारे में बताया है। आप जरूर ऐसा सोचते होंगे कि अगर आपके ऊपर 498A का या फिर कोई भी आपराधिक मुकदमा हो जा रहा है तो ऐसे में उसमें इतना ज़्यादा समय क्यों लगता है। तो ये जो हस्बैंड है वही चीज़ें बता रहे हैं कि आपराधिक मुकदमे में आपका इतना समय ज़्यादा क्यों लगता है, क्यों कार्यवाहियाँ इतनी धीरे होती हैं, इन्हीं सब के बारे में बता रहे हैं। और आप अगर जल्दी मुकदमे को समाप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको क्या करना होगा। तो ये जो हस्बैंड है उन्होंने अपने मुकदमे में कुछ नई चीज़ें अपनाई जिसकी वजह से इनके मुकदमे में जल्दी समझौता हो पाया और इनकी शर्तों पे इन्हें डिवोर्स मिल पाया। अगर इन्होंने जो चीज़ें बताई हैं वो चीज़ें आप भी अपने मुकदमे में ट्राई करते हैं तो ये तो जरूरी नहीं कि आपके मुकदमे में भी समझौता हो जाए, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि आपका मुकदमा जल्दी समाप्त हो जाएगा। जो ज़्यादा समय लगना था वो कम समय हो जाएगा। तो चलिए अब इस हस्बैंड ने जो भी चीज़ें हमें लिख के भेजी है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ और आगे की पूरी स्टोरी बताता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ सके। मेरा नाम निखिल है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने लॉ की पढ़ाई की है लेकिन मैं एडवोकेट नहीं हूँ, मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। आप ऐसा ज़रूर सोचते होंगे कि आपके ऊपर 498A का केस हुआ है तो उसमें इतना ज़्यादा समय क्यों लग रहा है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि जज साहब छुट्टी पर होते हैं या फिर एडवोकेट्स का हड़ताल होता है तो कोई कार्यवाही नहीं हो पाती है, लेकिन जब सब सही होता है, जज साहब बैठ रहे होते हैं, इसके बावजूद भी आप यानी पति कोर्ट में 498A की डेट्स पर जाते हैं, फाइल में सिग्नेचर करते हैं, अपनी हाजिरी जनाते हैं और उसके बाद घर चले आते हैं। तो क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों इतना ज़्यादा समय लगता है और इन सब का क्या समाधान है। यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और मेरी स्टोरी में भी ऐसा ही हो रहा था तो मैंने इसका सलूशन निकाला और मैं सफल भी हो पाया। मैं वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी शादी 2012 में हुई थी और शादी के 2 साल के बाद मेरी पत्नी ने मुझ पे 498A का FIR कराने के लिए पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया। मुझे वहाँ पे बुलाया गया और हमारा काउंसलिंग हुआ। जब काउंसलिंग फेल हो गया तो उसके बाद मुझ पे और मेरे घर वालों पे FIR दर्ज हो गया। इस FIR में IPC की धारा 498A, 323, 504 और 506 और साथ ही साथ DP एक्ट की धारा 3/4 भी लगी थी। FIR होने के 7 महीनों के बाद पुलिस ने चार्जशीट लगाया। फिर मैं और मेरे घर वालों ने रेगुलर बेल कराया। यहाँ मैं आपको पहली सलाह तो ये देना चाहता हूँ कि आपको कभी भी चार्जशीट लग जाने के बाद रेगुलर बेल कराना है, क्योंकि यदि आप चार्जशीट के पहले ही रेगुलर बेल ले लेते हैं और ऐसे में पुलिस क्या करती है कि चार्जशीट में अगर 1 या 2 धाराएं बढ़ा देती है तो ऐसे में आपके लिए दिक्कत हो सकती है, आपको दोबारा बेल लेना पड़ सकता है। तो ये दिक्कत आपके सामने आ सकती है। तो ऐसे में जब चार्जशीट लग जाए उसके बाद ही आपको रेगुलर बेल कराना है अपने 498A के केस में। जमानत हो जाने के बाद लगभग 6 माह तक मैं सिर्फ 498A के डेट्स पे जाता रहा और फाइल में सिग्नेचर करके अपनी हाजिरी लगा के चला आता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर मैंने अपने एक सर से जो मुझे LLB में पढ़ाए थे उनसे बात किया और उनसे ये समस्या बताई
तब उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुकदमे में कोई कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है। आगे मैं आप लोगों से इन्हीं सब के बारे में बताऊंगा। वाइफ जब केस करती है तो एफआईआर होने के बाद गवाह बताने होते हैं कि उसकी तरफ से ये लोग गवाह हैं, और पुलिस उन गवाहों का नाम चार्जशीट में लिखती है और उसके बाद चार्जशीट को कोर्ट में पेश करती है। बस दिक्कत यही है और इसी वजह से आपके मुकदमे में लेट होता है। पत्नी गवाह में तो किसी का भी नाम लिखवा देती है, लेकिन उस गवाह के सामने दिक्कत तो तब आती है जब कोर्ट में बयान यानी गवाही देने आना होता है। नाम तो कोई भी लिखवा देता है, मगर जब झूठे केस में कोर्ट में झूठी गवाही देनी होती है तो कोई नहीं आता है। सब लोग इससे डरते हैं। और पति के द्वारा जमानत ले लेने के बाद कोर्ट की कुछ प्रक्रिया होती है। वह हो जाने के बाद पत्नी के जो गवाह होती हैं उन्हें कोर्ट में आके बयान दर्ज कराना होता है, लेकिन वो लोग आते ही नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि उन गवाहों के ना आने से पत्नी का मुकदमा खारिज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब तक पति एक्टिव नहीं होगा सिर्फ डेट सी लगती रहेंगी और मुकदमा में गवाहों के ना आने से 5-6 साल ऐसे ही लटका रह जाएगा आपका मुकदमा, और सिर्फ डेट सी लगती रह जाएंगी। और यही मेरे साथ भी हो रहा था। तो शायद मेरी बात आप लोग समझ चुके होंगे कि दिक्कत कहाँ से आती है। अगर गवाह समय पे आ जाएं तो फिर मुकदमा ज़्यादा समय नहीं लगेगा और मुकदमा जल्दी समाप्त हो जाएगा। बस सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि गवाह ही नहीं आते हैं। क्योंकि पत्नी ने तो झूठा मुकदमा लिखवा दिया होता है, उसमें गवाहों के भी नाम डलवा दिए होते हैं, लेकिन जब कोर्ट में आके गवाही देनी होती है तो सब लोग डरते हैं, कोई नहीं आना चाहता है। और गवाह न आने की वजह से आपके मुकदमे में समय लगता है और डेट्स लगना शुरू हो जाते हैं और तारीखों पे तारीखें पड़ना शुरू हो जाते हैं। मेरे पत्नी के द्वारा किए गए झूठे केस में उसके पड़ोस में रहने वाले 3 लोग गवाह थे, जो लोग नौकरी करते थे और बाहर कहीं रहते थे। इस वजह से वो लोग नहीं आ रहे थे और शायद झूठी गवाही देने से भी वो लोग डर रहे थे, क्योंकि कितना भी बड़ा कोई हिम्मत वाला ही क्यों ना हो, जब कोर्ट में आके झूठी गवाही देना होता है तो सबका हिम्मत डोल जाता है और कोई गवाही देने नहीं आता है। मैं आप लोगों को अब इसका उपाय बताता हूं कि ऐसे में आपको क्या करना है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं और कैसे इस समस्या का समाधान पा सकते हैं। देखिए, 498A का जो स्टेट केस होता है, यानी जिस केस में एफआईआर हुआ होता है, उसमें जो गवाह होते हैं वो सरकारी गवाह होते हैं। अगर वो गवाह कोर्ट में गवाही देने नहीं आते हैं तो आप उन्हें सम्मन करा सकते हैं, और फिर नहीं आते हैं तो उन्हें वारंट करा सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। जिस प्रकार से एक अभियुक्त जो कोर्ट में नहीं आ रहा होता है तो कोर्ट वारंट करती है और पुलिस उसे अभियुक्त को गिरफ्तार करके कोर्ट में लाती है, उसी प्रकार से सरकारी गवाह यदि कोर्ट में नहीं आ रहा है गवाही देने तो ऐसे में कोर्ट उसको पहले सम्मन भेजती है, और उसके बाद भी यदि वो नहीं आ रहा है तो ऐसे में उसके खिलाफ वारंट भी जारी करती है, और उसके बाद पुलिस जाके उस गवाह को गिरफ्तार करके लाती है और उसके बाद उस गवाह को गवाही देनी पड़ती है। अब उस गवाह ने जो भी चीजें देखा होगा उसे बताना होगा। अब उस गवाह की इच्छा है वो क्या बताता है, लेकिन उसे जो भी चीजें बतानी होंगी सही या गलत वो कोर्ट में आके उसे जरूर बताना होगा। और यदि वो नहीं बताता है और यदि सरकारी गवाह है तो ऐसे में कोर्ट उसे मजबूर करके यानी वारंट करके गिरफ्तार करा के कोर्ट में पेश कराती है और उसके बाद उसकी गवाही दर्ज की जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई सरकारी गवाह है तो उसके बिना गवाही लिए ही केस आगे बढ़ जाएगा। जब तक वो गवाही नहीं देगा तब तक केस ऐसे ही लटका रहेगा और डेट्स पे डेट्स पड़ने लगेंगी। उसके बाद मैंने इस समस्या को हल करने के लिए अपने फाइल को कोर्ट में जज साहब के सामने पेश कराया और अपने गवाहों को जो नहीं आ रहे थे उनको वारंट कराने के लिए कोर्ट में प्रेयर किया, लेकिन जज साहब ने सम्मन किया और फिर नेक्स्ट डेट पे वारंट कर दिया। फिर जब पुलिस मेरे पत्नी के पड़ोसियों के घर पे गई उन लोगों को गिरफ्तार करने, तो ऐसे में तो वो लोग वहाँ पे नहीं मिले, लेकिन उनके घर वालों को पुलिस वाले धमका कर आए और इस वजह से जो पड़ोसी थे वो मेरे वालों से लड़ाई करने लगे और कहने लगे कि तुम लोगों की वजह से हम लोग फंस गए हैं, और पत्नी के घर वालों के ऊपर दबाव बनाने लगे। नेक्स्ट डेट पे मैंने फिर से वारंट कराया और फिर से पुलिस गई। अब तो पत्नी पक्ष की हालत खराब हो कर दिया उनके पड़ोसियों ने। फिर पड़ोसी परेशान हो गए थे इस वजह से, और वो भी लोग डर गए थे क्योंकि पड़ोसियों पे वारंट हो रहा था और उन्हें मजबूर किया जा रहा था कि वो आके गवाही दे, लेकिन वो लोग डर रहे थे कि वो लोग कैसे झूठी गवाही दे दे। और इस वजह से पड़ोसियों ने खुद मुझे
बुलाया और हम दोनों का समझौता कराया, फिर हम दोनों का डिवोर्स हुआ और मेरी शर्तों पे ये डिवोर्स हुआ। जैसा मैं चाह रहा था वैसा ही हुआ और बड़ी आसानी से मैं इस मुकदमे से बाहर निकल सका। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है, आपकी पत्नी ने भी झूठा ऐसा ही मुकदमा करा दिया है, तो उसने भी अपने मुकदमे में गवाहों के नाम लिखवाए होंगे। यदि वो गवाह नहीं आ रहे हैं और इस वजह से मुकदमा में विलंब हो रहा है, तो ऐसे में आप भी उन गवाहों के खिलाफ वारंट करा सकती हैं। उसके बाद पुलिस उन गवाहों को गिरफ्तार करके लेके आएगी और ऐसे में यदि समझौता नहीं हो पाता है तो ये संभव है कि आपका जो मुकदमा होगा वो जल्दी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यदि गवाह समय से आ जाते हैं, उनकी गवाही दर्ज हो जाती है, जल्दी जिरा हो जाता है, उसके बाद मुकदमा जल्दी समाप्त हो जाता है। जितना समय गवाह आने में लगेगा, जितना ही विलंब होगा, उतना ही मुकदमा में आपका समय लगेगा। गवाहों की वजह से ही ज़्यादातर केस ऐसे होते हैं जिनमें ज़्यादा समय लग जाता है। तो यदि आपके भी मुकदमे में ऐसा हो रहा है, गवाह नहीं आ रहे हैं, तो आप भी उनके खिलाफ वारंट कराइए, इससे आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो ये जो हस्बैंड ने हमें स्टोरी लिख के भेजी थी वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल आप लोगों के लिए होगी। यदि आपके भी केस में ऐसा हो रहा है, गवाह नहीं आ रहे हैं पत्नी के, तो ऐसे में आप भी अपने पत्नी के गवाहों के खिलाफ वारंट करा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टेट केस होते हैं, यानी जिसमें FIR हुए होते हैं, उसमें गवाहों के न आने की वजह से ज़्यादा समय लग जाता है। तो ऐसे में आप भी उन गवाहों के खिलाफ वारंट करा सकते हैं। फिर पुलिस उन्हें पकड़ के लेके आएगी और उसके बाद उनकी गवाही दर्ज होगी, उनका जिरा होगा और प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ऐसे में आपका मुकदमा जल्दी समाप्त हो सकता है। या फिर अगर कोई झूठी गवाही देने से डर रहा है तो ऐसे में आपका समझौता भी हो सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रक्रिया है। तो यदि आप इस प्रक्रिया के बारे में अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, पूरा डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो ऐसे में आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दूंगा। तो आशा करता हूं आपको ये नई चीज़ जान के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा और ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि यदि आपका भी मुकदमा ऐसे ही लेट चल रहा है तो अब आप समझ चुके होंगे कि आपका मुकदमे में क्यों समय लग रहा है। ऐसे में आप भी जो पत्नी की तरफ से गवाह है उनके खिलाफ वारंट करा के उन्हें जल्दी से जल्दी कोर्ट में बुला के अपने मुकदमे को समाप्त करा सकते हैं। ऐसे में जो आपका मुकदमा काफ़ी ज़्यादा समय लेता वो जल्दी समाप्त हो जाएगा और आप जल्दी ही इन मुकदमों से बाहर आ सकेंगे। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि आप मुझसे फ़ोन पे बात करके किसी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।